हेलो फ्रेंड्स, तो ये हमारा एंसेंट इंडिया का 28वां लेक्चर है। तो ये आज का अंतिम लेक्चर होगा और आज के बाद जो होगा ये एंसेंट इंडिया पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और बाकी जो मेडिएवल, मॉडर्न, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी हर एक चीज़ें चल रही हैं तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं चैनल पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा तो ये प्राचीन भारत का ओवरऑल पिक्चर हम इसमें देखेंगे कि आखिर में प्राचीन भारत में समाज कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसी थी और उसमें प्राचीन काल में शिक्षा वगैरह कैसे मिलती थी और प्राचीन भारतीय साहित्य के बारे में देखेंगे, हम विज्ञान वगैरह के बारे में देखेंगे और क्या क्या इसमें थोड़ा लिमिट भी था ये भी हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे। महिलाओं की स्थिति कैसी थी ये चीज भी हम देखेंगे। तो पिछली वीडियो में जैसा कि मैंने राजपूत काल कंप्लीट किया है तो 3 वीडियो में टोटल राजपूत काल कंप्लीट हुआ है। उसमें मैंने सभी वंशों को बारे में बता दिया है, चंदेल वंश, परमार वंश, चौहान वंश, तो हर एक वंश मैंने कंप्लीट आपको कराया है। घरवाल वंश, राठौर वंश उसी को बोलते थे और राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत वगैरह के बारे में भी हमने जाना था और मैप वगैरह भी देखा था। तो हर एक लेक्चर में जो होता है कि मैप तो मैं बिल्कुल बताता हूँ। और उसके पहले हमने दक्षिण भारत का इतिहास देखा था जिसमें 4 लेक्चर में पूरी तरह से दक्षिण भारत का इतिहास कंप्लीट किया गया था। तो वो सब चीजें आप सीक्वेंस से देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है तो इसमें हम टोटली ओवरऑल पिक्चर देखेंगे कि एंसेंट इंडिया में समाज कैसा था, मतलब कि पूरी एंसेंट इंडिया का हम पिक्चर देखेंगे। तो जैसे पहले हम देखते थे तो पढ़ते थे कि जैसे एक कोई वंश कंप्लीट कर लिए फिर उसके हम सामाजिक व्यवस्था या फिर आर्थिक व्यवस्था के बारे में देखते थे, लेकिन इसमें होगा कि ओवरऑल पिक्चर होगा पूरे टोटल जो एंसेंट इंडिया था। लगभग मानिए कि आप जो हमारा 2300 ईसा पूर्व से शुरू होता है और लगभग हम इसमें 1000-1200 ईस्वी तक का देखेंगे इसमें व्यवस्था कैसी थी। तो अब हम शुरू करते हैं और देख लेते हैं जल्दी और ये हमारे टॉपिक आज का कंप्लीट हो जाएगा। तो प्राचीन भारत से मध्यकालीन भारत की ओर जब हम प्रवेश करते हैं उस टाइम में व्यवस्था कैसी थी, क्योंकि इसके बाद आप देखेंगे कि अरबों का आक्रमण होता है और उसके बाद आप देखेंगे कि तुर्कों का आक्रमण होता है और पूरी तरह से मुस्लिम सत्ता स्थापित होती है। तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो उसके पहले जो व्यवस्था थी वो हमें देखना है और मुस्लिम फिर आते हैं तो उनके व्यवस्था को हम देखेंगे कि उसमें कैसी व्यवस्था फिर चेंजेस आती हैं वो हमें देखना है। और फिर हम जब मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री कंप्लीट होगा और जैसे ब्रिटिश आते हैं तो वहाँ पे भी हम देखेंगे कि कैसी व्यवस्था आखिर में थी ओवरऑल कि ब्रिटिश का शासन आता है यहाँ पे। तो यही सब चीजें हमें देखनी है और इससे ये भी आपको पता चलेगा कि क्यों यहाँ पे जो हमारा पतन हो जाता है और फिर यहाँ पे मुस्लिम सत्ता स्थापित होती है। तो ये हम यहाँ देख लेंगे। तो पहले हम समाज को देख लेते हैं कि समाज में व्यवस्था कैसी थी। तो पहला था कि भूमि अनुदान की प्रथा थी, तो सामंतवादी प्रथा थी। तो सामंतवादी प्रथा मैंने आपको पहले भी बताया है और अभी मैं आपको बताऊंगा सामंतवादी प्रथा ठीक है। तो सामंतवादी प्रथा मतलब कि उसकी हैसियत का निर्धारण होता है जमीन देके। तो अब सामंतवादी व्यवस्था थी, जैसे ऑफिसर वगैरह होते थे, जैसे मान लीजिए ये पूरा सेंटर है, पूरा मतलब कि राज्य है किसी वंश का, तो उसमें बहुत सारे यहाँ पे देखेंगे कि सामंत को नियुक्त किया जाता है और उनको जमीन देके और ये सामंत रहते हैं इसमें अलग अलग क्षेत्रों में उनका शासन रहता है। तो अब देख रहे हैं कि इसमें शासन के अंदर शासन चलता है, इसी को सामंतवादी व्यवस्था बोलते थे। तो इसमें मेनली जो जैसे कि IAS IPS हैं आज, तो आज मानेंगे कि उनको सैलरी दिया जाता है। तो सैलरी दिया जाता है तो उस टाइम मान लीजिए जो ऑफिसर होते थे तो उनको फिर सैलरी के बदले में जमीन वगैरह दी जाती थी। तो जमीन देते देते फिर हर एक उनकी जमीन इतनी बड़ी हो जाती थी कि बाद में बहुत बड़ी जमीन हो जाती थी। और फिर इसके बाद करते कहते इनके पास सैनिक भी रखने का दायित्व होता था। तो जैसे कि वेतन के बदले भूमि दान दी जाती थी और सैनिक का दायित्व भी इनसे जुड़ा होता था। तो ये सैनिक भी अपना रखते थे। तो ये भी कारण था कि सामंतवादी व्यवस्था से बार बार जो साम्राज्य बनते थे, बड़ा साम्राज्य, जैसे कि गुप्तों का साम्राज्य देखेंगे, उससे पहले मौर्यों का साम्राज्य, उसके बाद देखेंगे पुष्य बुद्धिमत्ता वर्धन वंश जो आया था, हर्षवर्धन का शासनकाल। तो बार बार साम्राज्य इकट्ठा होते गए। फिर आप देखेंगे गुर्जर प्रतिहार आते हैं राजपूत में, तो पूरी तरह से समाज को इकट्ठा करते हैं और फिर देखते हैं कि ये साम्राज्य टूट जाता है। तो टूटता क्यों है? सामंतवादी व्यवस्था के कारण, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे सामंत बन जाते थे और फिर इनको जमीन धीरे धीरे मिलती थी वेतन में और इनकी जमीन बढ़ते जाती थी और बढ़ते बढ़ते कोई सामंत इतना मजबूत हो जाता था कि ये पूरी तरह से जो सेंटर में, मान लीजिए यहाँ पे सेंटर में कोई बैठा है तो सेंटर को पूरी तरह से ये रिप्लेस करना चाहने लगता है। और फिर करते क्या है, ये लोग अपने में गुटबाजी करते हैं। तो जैसे ये 4 जो सामंत हैं, मजबूत सामंत, तो ये मिल गए और ये मिल के फिर सेंटर को ही पूरी तरह से पलट देते थे और वहाँ पे अपना शासन स्थापित कर लेते थे ऐसे। तो और ये ऐसा भी करते थे जैसे कि ये कोई शासन है तो इस क्षेत्र को बोलेंगे कि हम सेंटर के अधीन नहीं है, स्वायत्तता की घोषणा कर देते हैं। जैसे कि आज के सिनेरियो में आप समझ सकते हैं, जैसे कि हमारे सेंटर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी अगर सैनिक वगैरह रहे तो वही चीज़ें उस टाइम थी। तो स्टेट गवर्नमेंट ही आप समझ लीजिए सामंतवादी व्यवस्था में, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी सैनिक होती
होती थी, समझिए सैनिक होती थी। तो कभी कभी सेंटर जब कमज़ोर हो जाता था तो अब कोई स्टेट बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया, जैसे कि आप देखेंगे महाराष्ट्र वगैरह है तो काफ़ी उनका अच्छा जीडीपी वगैरह है, तो अब वो सैनिक रखे हैं तो वो धीरे धीरे मजबूत हो गए और बाद में बोले कि हम सेंटर से अलग होंगे या फिर सेंटर से अलग होने की घोषणा कर दे। तो ऐसी व्यवस्था चलती थी। लेकिन आज ये सब सीख हमें कैसे मिली है? हिस्ट्री से ही मिली है। तो हिस्ट्री से हमें सीख मिली है, इसीलिए आप देखेंगे कि सेना स्टेट को नहीं दी गई है, स्टेट को पुलिस दी गई है। तो पुलिस उतना मजबूत नहीं होती कि वो सेंटर के सेना से कभी भी मुकाबला कर सके। तो यही सब चीज़ें सीख के फिर हमने सेंटर को बहुत मजबूत बनाया है और सेंटर के पास सैनिक। और पहले था कि जो ये सेंटर में राजा होता था तो उसको ये सामंतवादी सैनिक जो होते थे इन पर निर्भर होना पड़ता था। अगर कहीं भी सेंटर युद्ध करने जाता है तो ये सामंत जो होते थे ये अपना सेना प्रोवाइड करते थे और बहुत सारे सामंत होते थे। तो फिर ये अपना जो सैनिक कॉम्बिनेशन होता है वो नहीं बन पाता था, क्योंकि ये अपना सामंत अलग लेके आता था, ये सामंत सेना अपना अलग लेके आता था और इन लोगों में कम्युनिकेशन अच्छा से हो नहीं पाता था। तो इस वजह से भी सामंती व्यवस्था के कारण देखेंगे सैनिक ढांचा बिल्कुल बेकार था। राजपूतों में देख लीजिए, चाहे गुप्तों में देख लीजिए, चाहे पुष्यभूति कोई भी वंश में देखिए, ये सामंती व्यवस्था की वजह से फ्यूडलिज्म बोलते हैं इसको। तो फ्यूडलिज्म के वजह से बहुत मतलब बार जो साम्राज्य होते थे वो टूट जाते थे और जो छोटे छोटे राज्य होते थे ये अपनी स्वायत्ता की घोषणा कर देते थे। तो आप जो मौर्योत्तर काल में देखते हैं कन्न, सातवाहन, कुषाण, ये सब अपना शासन स्थापित करते हैं तो इसी वजह से करते हैं ये सब। फिर गुप्तों के बाद आप देखेंगे बहुत सारे वंश आते हैं, तो ऐसे होते रहता है इसमें। और फिर होता है आर्थिक, फिर ये सामंती व्यवस्था जो रहती है आर्थिक संकट का भी कारण ये बनती है और छोटे छोटे राज्य में टूट जाते हैं। तो अब थोड़ा सा ये मैं आपको क्लियर करके, तो होता क्या है जैसे कि ये पूरा साम्राज्य और इसमें छोटे छोटे जो सामंत रहते हैं, तो अब ये करते क्या है कि इनको टैक्स वगैरह भी वसूलने का अधिकार रहता है, इस इलाकों से टैक्स वगैरह वसूलने का अधिकार रहता है। और ये जो सेंटर रहता है यहाँ पे मान लीजिए ये सेंटर को टैक्स वगैरह देते हैं, लेकिन ये लोग मतलब पूरी तरह से टैक्स वगैरह में धांधली करते हैं। टैक्स तो लेते हैं लेकिन टैक्स पूरी तरह से सेंटर को नहीं देते हैं, और सेंटर को नहीं देते हैं तो धीरे धीरे सेंटर हो जाता है कमजोर हो जाता है। तो फिर ये अपनी स्वायत्ता की घोषणा कर देते थे और बहुत सारा पैसा ये कमा लिए रहते हैं, अपने सैनिक को और मजबूत करके फिर धीरे धीरे स्वायत्ता की मांग करते थे। इस वजह से सेंटर बहुत कमजोर हो जाता था यहाँ पे। और दूसरा कि जो सामंत होते थे ये विलासिता आदि में आपस में लड़ना, सजा आदि भी लोगों को देते थे। तो अभी इनका पूरी तरह से आप समझिए कि इनके क्षेत्र में ये जैसे एक क्षेत्र है तो यहाँ पे इनका ही राज्य चलता था। तो इसमें पूरी तरह से ये पैसा वसूलते थे, सेंटर को तो कम ही दे रहे हैं, पैसा रखते थे अपने पास, भोग विलास करते थे। जो सामंत होते थे इनके फैमिली वाले जितने भी इनके करीबी हैं वो लोग पूरी तरह से शराब आदि ये सब चीज़ों में डूबे रहना हमेशा। और ये करते थे जैसे कि ये दूसरा सामंत है बगल में तो इनसे फिर लड़ना आपस में ही, ये सब चीज़ें ये करते थे। और लोगों को सज़ा वगैरह भी देते थे जो इस क्षेत्र में जैसे कि लोग रहते हैं, तो इनको सज़ा वगैरह भी देने का काम यही करते थे जो ये सामंत होते। तो बिल्कुल अपने मन मर्जी का शासन इनका चलता था यहाँ पे। तो सामंतवादी व्यवस्था बहुत यहाँ पे दयनीय बनाती है, मतलब कि शासक व्यवस्था। तो ये अपने सामंती व्यवस्था देख लिया। अब हम देख लेते हैं महिलाओं की स्थिति। तो दयनीय थी। तो अब देखेंगे कि 600 ईस्वी से ही फिर मुस्लिम आक्रमण वगैरह शुरू हो जाते हैं। और मुस्लिम आक्रमण वगैरह होते हैं इस वजह से आप देखेंगे कि सती प्रथा आती है, जौहर प्रथा आ जाती है, पर्दा प्रथा आदि चलने लगती है। तो ये महिलाओं की स्थिति दयनीय हो जाती है। तो महिलाओं को आप देखेंगे कि कड़ियों में बांध के फिर उनको जिंदा चिता पे जला दिया जाता था। सती प्रथा उनके पति के साथ, जौहर प्रथा करती थी महिलाएं बहुत सारी एक साथ 10-10 हजार महिलाएं जो होती थी, अग्नि कुंड बनाया जाता था, उसमें आग लगा के फिर 10-10 हजार महिलाएं एक बार में उसमें जौहर कर लेती थी। क्योंकि जो फिर आक्रमण होते थे और जो आक्रमण करता था वो शासक जो आता था तो महिलाओं के साथ फिर उनके शारीरिक संबंध वगैरह बनाना, तो इस वजह से ये सब जौहर प्रथा वगैरह चली थी। क्योंकि उनके लिए इज्जत अपना बहुत ही सर्वोपरि माना जाता था राजपूतों के लिए। तो फिर ये सब जौहर प्रथा यहाँ पे चलती है, पर्दा प्रथा आदि, महिलाओं को पर्दा में रहना पड़ता है। तो ये सब चीजें यहाँ पे थी महिलाओं के लिए। और जाति तो थी ही और वर्ण व्यवस्था भी थी प्रचलन में। अल-बुरूनी ने 4 वर्ण का जिक्र किया है, बड़ी संख्या में जातियाँ थी, अछूतों की भी संख्या बढ़ती गई धीरे धीरे। तो पहले तो कुछ ही जातियाँ थी लेकिन अब धीरे धीरे देखेंगे कि जातियाँ बढ़ते चली गई। तो आज इतनी सारी जातियाँ हैं, तो इतनी सारी जातियाँ एक बार में थोड़ी हैं, ये धीरे धीरे जातियाँ बढ़ते चली गई फिर इतनी जातियाँ हो गई। और वर्ण व्यवस्था भी आप देखेंगे कि इसमें देखने को मिलता है। वर्ण व्यवस्था आप देखेंगे मेनली दक्षिण भारत में वर्ण व्यवस्था चलती है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे उत्तर भारत में ज्यादातर जाति व्यवस्था चलती थी। तो पहले तो आप देखेंगे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते हैं, उसके बाद इनसे भी बहुत सारी जातियाँ निकलती हैं, अछूत वगैरह। और अछूतों से आप देखेंगे उनके परछाइयों से भी बचा जाता था। तो अछूत जब भी आते वगैरह थे तो उनको पूरी तरह से मार्केट में आप
ये बात फैला दी जाती थी कि अछूत आ रहे हैं, तो फिर हम पूरा मार्केट खाली कर दिया जाता था, फिर वो गुजर जाते थे तब जाके और लोग आते थे इसमें। और साक्ष्यों से हमें ये पता चलता है कि दास प्रथा, बेगार प्रथा जो थी ये बड़े पैमाने पे चलती थी। तो दास प्रथा आप जानते ही हैं कि दास बना लेना, मतलब अगर युद्ध वगैरह में जीते तो वो उसको दास बना लेते थे, या फिर कहीं से खरीद भी लेके दास बना लेते थे और अपना खेत वगैरह में काम कराते थे लोग, जो अमीर लोग होते थे, या फिर सैनिक वगैरह में भी दासों को भर्ती की जाती थी। तो ये प्रथा बहुत ही ऊंचे लेवल पे चलती थी, दास बनाया जाता था, मतलब वो समझिए कि आपसे बंधुआ मजदूरी ही कराई जा रही है। और बेगार प्रथा वो होती थी जैसे कि बिना आपको पैसा दिए काम कराया जाता था, उसको बेगार प्रथा बोलते थे। तो इसमें तो एक बार में दास प्रथा में पैसा चुकानी पड़ती थी, लेकिन इसमें है कि बेगार प्रथा में आपको कोई पैसा वगैरह चुकाने की जरूरत नहीं। तो ये सब कमजोर लोगों से कराई जाती थी, जो कमजोर होते थे या फिर निचले वर्ग के लोग होते थे। तो ये दास प्रथा और बेगार प्रथा बड़े लेवल पे चलती थी यहाँ पे एंशिएंट इंडिया में, आप देखेंगे तो। और पांचवा है कि 7वीं सदी के बाद आप देखेंगे अनेक भाषाएं आती हैं और व्यापार आदि में गतिरोध होता है। व्यापार आदि भी आप देखते हैं कि रुक जाता है यहाँ पे एंशिएंट इंडिया में। जब मीडिएवल में हम एंटर करते हैं तो उस टाइम आप देखेंगे व्यापार वगैरह भी बहुत कम हो जाता है, भाषा तो बहुत ज्यादा बढ़ी जाती है, अनेक तरह की भाषाएं आती हैं। तो वो भाषा एक बार में तो आई नहीं होंगी, धीरे धीरे ये सब भाषाएं बढ़ते चली गई, तो अनेक प्रकार की भाषाएं भी आ चुकी थी। तो अब हम आर्थिक व्यवस्था देख लेते हैं कि प्राचीन भारत में पूरी तरह से आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, ये हमें जान लेना चाहिए यहाँ पे। तो भूमि दान दी जाती थी, तो भूमि दान के कारण होता था कि ज्ञान जो थे वो दूर दराज तक प्रसार होते थे, ज्ञान या फिर जो साम्राज्य होता था ये दूर दराज तक प्रसार होता था। तो जैसे मान लीजिए ये कोई सल्तनत है, तो जैसे मान लीजिए गुप्ता शासन है, तो गुप्ता शासन है तो अगर किसी कोई ऑफिसर है तो इनके बाहर से भी ये मान लीजिए नियुक्त हुआ गुप्ता शासन के यहाँ से, तो अब इनको क्या करेंगे कि ये इनके इलाकों को धीरे धीरे अपना कब्जा कर लेंगे और इनको ही दे देंगे ये इलाके। चाहे मान लीजिए यहाँ पे है गुप्ता शासन पूरी तरह से, ये जो साम्राज्य है, तो इसके अंदर क्या करेंगे कि ये ऑफिसर जो होंगे इनको जमीन दे देंगे। जमीन दे देंगे तो अब धीरे धीरे ये पूरा तरह से कल्चरली सेंटर से जुड़ जाता है। तो इससे एकीकरण होता था लोगों को, दूर दराज तक जो भी चीजें होती थी, अब जो सेंटर में जो चीजें होती थी तो ये यहाँ भी फैलती थी, चाहे जो उत्सव मनाया जाता था, चाहे जो भी चीजें होती थी उनका प्रसार वगैरह होता था, और इससे इनका साम्राज्य विस्तार भी हो जाता था जमीन देने से। तो ये भी फायदा होती थी। भूमि दान बड़े पैमाने पे दी जाती थी, तो ब्राह्मणों को अलग भूमि, जो शासक है चाहे सामंत है उनको अलग भूमि, हर एक तरह की भूमि थी उसमें। लोक कल्याण के लिए अलग भूमि, मंदिर वगैरह के लिए भी अलग भूमि वगैरह दी जाती थी। तो इन सबसे ज्ञान वगैरह पहले जो सेंटर के ज्ञान होते थे चारों दिशा। और आम लेन देन के लिए आप देखेंगे कि सिक्कों के साक्ष्य बहुत कम मिलती है और बंद अर्थव्यवस्था थी। तो सिक्कों आप देखेंगे कि सिक्का जो उत्पन्न होता है तो मौर्य काल से आप देखेंगे लगभग कि सिक्का वगैरह चलने लगते हैं, बौद्ध धर्म वगैरह ये सब जब आती है तो सिक्कों का प्रचलन होता है, क्योंकि उस टाइम लोहा वगैरह मिलते हैं, फिर जो कृषि वगैरह होने लगती है तो व्यापार भी शुरू हो जाता है। तो व्यापार शुरू होता है तो फिर वहाँ पे सिक्कों वगैरह की जरूरत पड़ती है, तो सिक्के वगैरह भी चलने लगते हैं। तो बहुत कम पैमाने पे सिक्के चलते हैं। सिक्के कब चलेंगे जबकि आपका व्यापार बहुत ज्यादा हो, तब सिक्कों की आपकी जरूरत होती है। तो पहले बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम मतलब कि वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते हैं उसको। तो एक जैसे कि आपके पास 10 केजी गेहूं है, तो आपको चावल खरीदना है, तो आप क्या करेंगे कि उसको बोलेंगे कि तुम मेरे से 10 केजी चावल ले लो और 10 केजी गेहूं मुझे दे दो, या फिर 10 केजी मेरे से गेहूं ले लो और चावल दे दो। तो ऐसे सिस्टम चलता था बार्टर सिस्टम में। तो ये व्यवस्था थी ज्यादातर, तो इस वजह से सिक्कों आदि का प्रचलन कम ही मिलता है। और बंद अर्थव्यवस्था थी तो ज्यादा व्यापार वगैरह होते नहीं शुरू में, और बीच में जब मौर्य काल आता है तब व्यापार बढ़ता है। तो जब साम्राज्य कब बढ़ेगा किसी, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं। तो मौर्य साम्राज्य आप देखेंगे कि पूरे भारत पे फैल जाता है। तो क्यों फैलेगा? क्योंकि व्यापार वगैरह यहाँ पे अच्छे खासे होते हैं, तो यहाँ पे व्यापार वगैरह होते हैं। लेकिन फिर आप देखेंगे कि जब मौर्य का डिक्लाइन हो जाएगा तो सातवाहन, कुषाण, कन्नौज, शक, ये सब बहुत सारे छोटे छोटे शासक आ जाते हैं। तो फिर यहाँ पे व्यापार अवरुद्ध होता है, क्योंकि ये आपस में ही लड़ते रहते हैं, तो व्यापार वगैरह बहुत कम होता है। फिर आप देखेंगे गुप्ता जब आते हैं तो गुप्ता भी पूरी तरह से भारत पे राज करते हैं, तब भी व्यापार बढ़ता है। लेकिन फिर गुप्तों के बाद बहुत सारे छोटे छोटे वंश में टूट जाता है, पुष्यभूति वंश वगैरह, तो फिर भी व्यापार वहाँ पर अवरुद्ध होता है, क्योंकि जब भी छोटे छोटे शासक रहते हैं तो ये आपस में लड़ते रहते हैं, तो व्यापार में कमी आती है। तो लगभग उस टाइम उतनी व्यापार वगैरह नहीं होती है, ज्यादातर विदेशों वगैरह से तो व्यापार होती है, लेकिन उतने लेवल पे नहीं होती है जितना कि आप मीडिएवल में देखेंगे कि बढ़ जाता है। और मीडिएवल में बढ़ता है तभी आप देखेंगे कि सोने की चिड़िया बोली जाती है भारत को। तो सोने की चिड़िया तो पहले से ही बोली जाती थी, अब सोने की चिड़िया इस वजह से बोली जाती थी क्योंकि हमारा व्यापार बहुत जगह से होता था। और व्यापार पहले तो आप देखेंगे बार्टर सिस्टम में होता है, लेकिन धीरे धीरे सोने से व्यापार वगैरह होना शुरू होता है। तो सोना से व्यापार होता है तो फिर धीरे धीरे सारा सोना आके इंडिया में ट्रैप हो जाता है धीरे
धीरे, क्योंकि व्यापार बहुत ज़्यादा हम वस्तु बेचते हैं और सोना बहुत ज़्यादा आता है हमारे यहाँ, तो सोना बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो फिर धीरे धीरे सोना पूरी तरह से भारत में ट्रैप हो जाता है। इस वजह से सोने की चिड़िया इसको बोला जाता था। और भूस्वामी जो होते थे सामान्यतः ब्राह्मण होते थे और गाँव दान में भी दिया जाता था ब्राह्मणों को, तो भूस्वामी लगभग ये ब्राह्मण वगैरह होते थे, जिसको आप आजकल जमींदार वगैरह के नाम सुनते हैं। तो इन लोगों को जमीन मिलता था, राजपूतों मतलब उच्च वर्ण जो भी होते थे उनको जमीन वगैरह भूस्वामी बना दिया जाता था। वो टैक्स वसूलते थे और टैक्स वसूल के फिर वहाँ पे साम्राज्य का जो सेंटर होता था उसमें दे दिया करते, अपना हिस्सा रख के ये लोग। और व्यापार का भी ह्रास हो जाएगा। आप देखेंगे कि 6वीं सदी में रोमन से, 3री सदी में ईरान से, अर्जेंटेनियम से रोमन 6वीं सदी तक बंद हो जाते हैं। तो ये सब मतलब व्यापार धीरे धीरे बंद होने लगता है, क्योंकि छोटे छोटे बहुत शासक आ जाते हैं, तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है और उधर से आप देखेंगे कि आक्रमण वगैरह होते रहते हैं। तो इस वजह से भी व्यापार धीरे धीरे बहुत कम हो जाता है। रोमन साम्राज्य वगैरह से व्यापार हमारा कम हो जाता है। और 6वीं सदी में वैश्य स्वतंत्र किसान माने जाते थे। तो 6वीं सदी में था कि स्वतंत्र किसान माने जाते थे। तो वैश्य का काम क्या था? किसानी वगैरह करना, और मेनली यही टैक्स देते थे। तो इसमें थी कि जो किसान होते थे तो ये वैसे होते थे, लेकिन अब ये किसानी करते करते कोई किसान अमीर जैसे रहता है आज भी आप देखेंगे, तो ये किसान अमीर हो जाते थे, लेकिन फिर भी इनकी स्थिति जो रहती थी ये अच्छी नहीं रहती थी। फिर भी ये भूस्वामी थे, उनसे नीचे ही रहते थे। और फिर जो क्षुद्र होते थे इनकी हैसियत और धीरे धीरे गिरती गई, और भूस्वामी और कोई जो वैश्य थे उनको क्षुद्र जैसी स्थिति थी बिल्कुल। तो जो गरीब रहते हैं उनको मतलब बहुत नीचे माना जाता था उसमें, तो उनकी स्थिति क्षुद्र जैसी हो गई थी। तो आज भी देखेंगे जैसे जैसे कोई ऊंच कास्ट का ही है, लेकिन अगर वो इकोनॉमिकली सही नहीं है तो फिर वो नीची कास्ट जैसा उनको ट्रीट किया जाता है, अगर कोई ऊंची कास्ट का अमीर हो तब भी। और ये था कि उत्तर भारत में ये भी व्यवस्था थी, जैसे कि मान लीजिए ये वैश्य हैं तो वैश्य हैं, और पहले जो शासक होते थे तो यहाँ पे राजा मान लीजिए हैं और ये वैश्य हैं राजा। और इसके बीच में क्या किया गया कि भूस्वामी ये जो है भूस्वामी ये आ गए, और भूस्वामी आ गए तो फिर जो पहले ये डायरेक्ट टैक्स वगैरह देते थे, लेकिन अब ये भूस्वामी के जरिए टैक्स वगैरह देते हैं राजा को। तो अब इनकी स्थिति जो वैश्य रहते हैं और गिर जाती है, और वैश्य की जो स्थिति और गिर जाती है, और ये लगभग क्षुद्रों जैसी इनकी हैसियत हो गई थी बीच में 6ठी शताब्दी में। ये 6ठी शताब्दी की बात है। तो ये कुछ अर्थव्यवस्था में ढांचा आप देख सकते हैं अर्थव्यवस्था की। तो अब हम देख लेते हैं प्राचीन शिक्षा हमारी कैसी थी, और फिर प्राचीन भारत में साहित्य वगैरह कैसे थे, विज्ञान वगैरह कैसी थी। तो अब हम लोग देख लेते हैं प्राचीन काल में हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। तो शिक्षा में क्या क्या चीजें हुई थी ये हम इसमें देख लेंगे, मतलब कि किस टाइप की शिक्षा व्यवस्था थी, शिक्षा कैसे मिलती थी। तो शिक्षा आप देखेंगे कि प्राचीन भारत में हमारी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार दी जाती थी। तो मतलब जिस टाइप की हमारी समाज थी, जो आप देखेंगे कि हमेशा से हमारी समाज जो है वो सहिष्णु समाज है। तो सबका आदर करना, सबका वैल्यू करना, मतलब सबको इज्जत देना, ये सब तरह की चीजें थी, वैसे शिक्षा दी जाती थी। और आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार भी, जैसा कि आप आज देखेंगे कि हर एक सेक्टर में शिक्षा दी जाती है। तो ITI ये सब कोर्स है, तो टेक्निकल कोर्स है, कोर्स करा के फिर देखते हैं कि कुशल मजदूर तैयार किए जाते हैं, और मजदूर फिर अपना काम करते हैं। तो वो सब व्यापार वगैरह में महत्व होता है। और कुछ आप देखेंगे कि आर्ट वगैरह भी ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं अभी। तो उस टाइप की शिक्षा थी। तो आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जाती थी और फिर आर्थिक शिक्षा भी दी जाती थी। तो व्यापार वगैरह भी हमारा चलता था, और हमारे ये शिल्पी लोग होते थे, तो इन सब तरह की भी चीज़ें थी। तो वो भी थी हमारी प्राचीन व्यवस्था में। और ब्राह्मण, बौद्ध, जैन धर्म का विशेष प्रभाव था। तो इस पे आप देखेंगे कि ब्राह्मण, बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का विशेष प्रभाव था शिक्षा पे। तो जितने सारे बौद्ध धर्म में शिक्षा वगैरह दी गई है, चाहे जैन धर्म में शिक्षा वगैरह दी गई है, चाहे वेदों, पुराणों, उपनिषदों में जो शिक्षा दी गई है, तो उन सब तरह की शिक्षा दी जाती थी उसमें की जो शिक्षा होती थी। तो उसमें मतलब कि लिख के नहीं दी जाती थी, जैसे कि अब कोई लेक्चरार होते हैं अभी आप देखेंगे जैसे कॉलेज वगैरह में, तो वैसे लेक्चर दी जाती थी, लिखने वगैरह की चीजें नहीं होती थी उसमें। बस आपको बताया जाता था कैसे समाज में रहना है, कैसे अच्छा जीवन जीना है, मतलब कि सिंपल जीवन। तो ये सब की शिक्षा दी जाती थी। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सब का बहुत ज्यादा प्रभाव था शिक्षा में। और बेहतर चरित्र एवं अच्छे बुरे का ज्ञान के लिए शिक्षा दी जाती थी। तो बेहतर चरित्र बनाया जाता था, बड़ों का सम्मान करना, किसी के साथ बुरा नहीं करना, चोरी नहीं करना, अच्छे बुरे में समझ आपको पैदा करना। तो अभी भी ये सब शिक्षा दी जाती है और पहले भी दी जाती थी। और प्रशिक्षण भी दिया जाता था, धनुर्विद्या, आयुर्वेद आदि का। तो धनुर्विद्या का भी आप देखेंगे कि शिक्षा वगैरह दी जाती थी। तो काफी कुशल चीजें सिखाई जाती थी। जैसे आज देखेंगे स्कूल में खेल कूद की शिक्षा दी जाती थी। अगर किसी को टाइकांडो वगैरह में भी इंटरेस्ट रहता है तो देखते हैं कि स्कूल में उसका अलग
सेक्शन बना रहता है, उसमें जाके बच्चे सीखते हैं कुंफू कराटे ये सब चीज़ें। वैसे ही वहाँ पे धनुर्विद्या उस टाइम में सिखाई जाती थी, आयुर्वेद वगैरह के बारे में सिखाई जाती थी, क्योंकि जो उस टाइम होते थे तो हर एक घर में ही आयुर्वेद मतलब कि डॉक्टर होते थे, तो इन सब की भी शिक्षा दी जाती थी। और बेहतर चरित्र निर्माण, अच्छे बुरे का आपको ज्ञान हो, तो अभी भी अच्छे बुरे का ज्ञान हर एक स्कूल में बताया जाता है, वैसी व्यवस्था थी उस। और जो धार्मिक विषय हैं उन पे अत्यधिक बल दिया जाता था, लाइक वेद, पुराण, उपनिषद, जैन, बौद्ध जो शिक्षा दी गई है उनको ज़्यादातर बताया जाता था। शिल्पों और कलाओं का भी ज्ञान दिया जाता था, तो मतलब धार्मिक चीज़ें ज़्यादा बताई जाती थी। जो वेद में हमारे चीज़ें दी गई हैं वो सब चीज़ें ज़्यादा बताई जाती थी। जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के शिक्षाओं को ज़्यादा दी जाती थी, गुरुकुल में शिक्षाएं दी जाती थी, इन सब तरह की व्यवस्था थी उस टाइम। और महिलाओं को नृत्य, संगीत वगैरह, सिलाई आदि की भी शिक्षा मिलती थी। तो डांसिंग वगैरह तो आप देखेंगे ये बहुत ज़्यादा प्राचीन भारत में ये सब चीज़ें चली हैं, और आज भी आर्ट एंड कल्चर में हमारे पढ़ाया जाता है। संगीत वगैरह, सिलाई आदि का भी काम में सिखाया जाता था उनको, वो सब चीज़ें वो महिलाएं करती थी। और शिक्षा थी तो वो आश्रम में दी जाती थी, मठों में दी जाती थी, विग्र और मौखिक दी जाती थी। मौखिक मतलब कि लिख के, उस टाइम बुक वगैरह तो उतना नहीं चलता था, तो लिख के कम बताई जाती थी, लेकिन आपको शिक्षा मौखिक दी जाती थी। मतलब लेक्चर दिया जाता था और वहाँ पे खड़े होकर चाहे बैठ के जो होते थे स्टूडेंट वो सुनते थे। और शिक्षा जो आश्रम व्यवस्था आपको पता ही होगा, मठों में दी जाती थी। तो इन तरह से शिक्षाएं दी जाती थी। और गुरु शिष्यों के संबंध पे विशेष महत्व था। गुरु द्वारा बताए गए दिनचर्या को लोग फॉलो करते थे, अनुशासन पर विशेष बल दिया जाता था। तो आज भी आप अनुशासन देखेंगे भारतीय समाज में बहुत ज़्यादा, और गुरु शिष्य का आज भी संबंध वैसा ही है जैसा कि पहले था। थोड़े बहुत चेंज आपको दिख सकते हैं, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा गुरु शिष्य को महत्व दिया जाता था। जैसे कि आप देखेंगे कि एकलव्य थे, तो एकलव्य था तो वो अपने अंगूठा को दान कर देता है अपने गुरु के लिए। तो मतलब गुरु के लिए बहुत कुछ वहाँ पे त्याग वगैरह की जाती हैं। तो गुरु शिष्य के मतलब संबंध पे विशेष महत्व दिया जाता था। और गुरु जो भी बताते थे दिनचर्या की, इस तरह से आपका रूटीन, आज जो देखते होंगे कि आपको रूटीन फॉलो करते हैं, तो उस टाइम रूटीन दिया जाता था और उसी रूटीन को फॉलो करना होता था। और जो स्टूडेंट होते थे उस टाइम के, वो उस रूटीन को फॉलो भी करते थे वैसे ही जो गुरु द्वारा बताई जाती थी। और गुरु भी छात्रों को अपने पुत्र के समान मानते थे। तो गुरु भी जो थे वो अपने छात्रों को पुत्र के समान मानते थे। मतलब कि गुरु और शिष्य के जो भी थे तो उनका अच्छा संबंध वहाँ पे था प्राचीन भारत। और जैसे कि आज आप देखेंगे एग्जाम वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे अंतिम जब चरण होते थे तो विद्वानों की एक मंडली बैठाई जाती थी, और उनके समक्ष जो स्टूडेंट होते थे तो उनको प्रश्नों के जवाब देने होते थे। तो बहुत विद्वान लोग बैठते थे। तो उस टाइम पेपर से तो एग्जाम होता नहीं था, तो विद्वान लोग की मंडली बैठती थी। और जैसे आज वाइवा होता है, जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट से वाइवा में, तो वैसे ही होती थी। चाहे इंटरव्यू जो पैनल बैठता है उस टाइप का आप देख सकते थे। तो उनका इंटरव्यू लगभग होता था। विद्वानों की एक मंडली बैठती थी और उसके समक्ष प्रश्न पूछे जाते थे, फिर उसका जवाब देना पड़ता था जो उस टाइम के स्टूडेंट होते थे, शिष्य उनके। और अब हम देख लेते हैं कि आखिर में प्राचीन भारत की जो शिक्षा थी उस पे कुछ सीमाएं भी थी। तो हम सीमाएं को देख लेते हैं कि क्या क्या उसमें सीमाएं थी। तो धार्मिक शिक्षाओं पे ज़्यादा महत्व दिया गया, मतलब कि धार्मिक जो शिक्षा थी ये सब वेद, पुराण, इन सब पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। तो ये बोला जाता है कि वैज्ञानिकता पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। और बहुत सारे आविष्कार वगैरह होते थे और जगह पे, लेकिन यहाँ पे आविष्कार वगैरह कम होते थे। और ये मेडिएवल में भी देखेंगे कि जब यूरोप में पुनर्जागरण होता है, रेनेसांस पुनर्जागरण होता है, तो वहाँ पे देखेंगे कि आविष्कारों की बाढ़ तक आ जाती है। मतलब बहुत ज़्यादा आविष्कार होते हैं, नौसेना वगैरह से लेके बंदूक, जेट इंजन वगैरह हर एक चीज़ों का आप देखेंगे कि विकास होता है। लेकिन फिर वहाँ पे भारत पिछड़ जाता है और भारत पे आके जब अंग्रेजों का आक्रमण चलने लगता है, तो ये आप देखेंगे कि मध्यकालीन भारत में भी था। और हम देखेंगे कि एंशिएंट इंडिया में भी अधिकतर धार्मिक शिक्षाओं पर बल दिया जाता था। आज भी आप देखेंगे कि आर्ट वगैरह पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो आज भी हम देखेंगे तो हम कोई ज़्यादा मतलब कि उन्नत है नहीं टेक्नोलॉजी के विकास में। तो पूरे जीडीपी के आप देखेंगे कि 0.7% ही मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च की जाती है। तो आज भी हम उतना रिसर्च वगैरह नहीं करते हैं। हमारे वैज्ञानिक जो होते हैं वो बाहर के कंट्री में चले जाते हैं, नासा वगैरह में। तो ये सब चीज़ें उस टाइम भी थी। उस टाइम भी ज़्यादातर हम जो रिसर्च वगैरह थे या फिर जो वैज्ञानिक शिक्षा है उसका हम कम विकास कर पाए थे। और आज भी आप देखेंगे जैसे कि चीन वगैरह इतना आगे चले गए हैं, विकास वगैरह बहुत ज़्यादा, मतलब वो रिसर्च वगैरह पे पैसा खर्च करते हैं, अमेरिका वगैरह। क्योंकि एक अगर टेक्नोलॉजी आपको मिल गई किसी चीज़ की, तो उसका पेटेंट करा के आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन वो
वो हम नहीं करते हैं। तो इस वजह से आज भी देखेंगे ये सीमाएं हैं और उस टाइम भी ये सीमाएं थी हमारी शिक्षा व्यवस्था में। और दूसरा था कि जाति एवं वर्ण के आधार पर भेदभाव किया जाता था। शूद्र और जो महिलाएं होती थी उनको शिक्षा पाने का अधिकार भी कहीं कहीं आप देखेंगे नहीं था, और कहीं था भी तो बहुत कम था। और वो मतलब सेवा सत्कार के लिए होती थी तो उतना शिक्षा वगैरह करने की, क्योंकि उनके जो भरण पोषण के लिए पैसे की जरूरत होती थी तो वो शिक्षा लेने अगर जाएंगे तो फिर कमाएगा कौन। जैसे कि आप आज देख सकते हैं कि गरीब जो है तो वो बहुत सारे बच्चे हैं जो कि स्कूल को ड्रॉप कर देते हैं तो इसका मतलब है कि उनके पास पैसा नहीं होता। तो इस वजह से उस टाइम भी ये व्यवस्था थी कि अगर ये लोग स्कूल वगैरह जाने लगते हैं, महिलाएं चाहे जो क्षुद्र लोग होते हैं, तो अगर वो जाते तो फिर वहाँ पे उनके फैमिली में दिक्कत हो जाती या फिर खाने पीने की दिक्कत हो जाती। तो इस टाइम से इन लोगों को शिक्षा उस टाइम पे उतनी अच्छी मिल नहीं पाती। और वैज्ञानिक शिक्षा तो देखेंगे, वैज्ञानिक शिक्षा एवं जो भी विभिन्न कलाएं वगैरह थी उनका महत्व नहीं दिया गया। तो कलाओं का तो महत्व लगभग था ही, लेकिन वैज्ञानिक शिक्षा का महत्व उतना नहीं दिया गया है। ना मेडिएवल हिस्ट्री में दिया गया है, ना एंसेंट हिस्ट्री में दिया गया है, ना आप अभी भी देखेंगे कि हमारे मतलब कि ज़्यादातर वैज्ञानिकता पे ध्यान दिया जाता है। तो अब जाके थोड़ा हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च कर रहे हैं, लेकिन वो भी बहुत कम है, माइनर है एकदम। समझिए कि 0.7% जीडीपी का वो बिल्कुल कम है। तो प्राइवेट सेक्टर तो करता ही नहीं है, तो बस सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा बहुत करती है उसमें रिसर्च वगैरह। तो अब हम देख लेते हैं जो प्राचीन हमारी साहित्य थी उनके बारे में हम देख लेते हैं। साहित्य मतलब बुक वगैरह और इसकी क्या आलोचना वगैरह भी है, तो वो भी हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है तो ये समझिए कि दोनों तरफ होता है, कि कुछ उसका प्लस पॉइंट होता है तो कुछ उसका निगेटिव पॉइंट भी होता है। तो आपको अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटर बनना है तो आपको दोनों चीज़ें जाननी पड़ेंगी और बिल्कुल न्यूट्रल होकर सोचना पड़ेगा, तभी जाके होता है। तो इस वजह से प्लस पॉइंट, निगेटिव पॉइंट, पॉजिटिव, जो प्रो एंड कॉन्स जो भी चीज़ें होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वो सिर्फ चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी वहाँ पर। तो पहला हम देख लेते हैं कि साहित्य के बारे में, जो धार्मिक साहित्य वगैरह बनी थी। तो अब धार्मिक साहित्य है तो इस पे आप देखेंगे कि वर्ण व्यवस्था का प्रभाव आपको पूरी तरह से दिखता है जितने भी धार्मिक साहित्य वगैरह है। और धार्मिक साहित्य वगैरह से भी हमें पता चलती है कि जो समाज था तो ये 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये सब धार्मिक चाहे वर्ण व्यवस्था में आप देखेंगे तो ये सब प्रचलन दिखता है इसमें, जो कि नहीं होना चाहिए था। और इसका बहुत ही मतलब ज्यादा प्रभाव पड़ता है पूरे इंडिया पे। आप देखेंगे कि क्योंकि कभी भी लड़ाई होता है तो जो छोटे तबके के लोग रहते हैं वो लड़ते ही नहीं है, और उनको तो सेना में भर्ती भी वगैरह नहीं किया जाता है। तो वो बस हमेशा किसी भी शासक के आक्रमण का शिकार ही हुए हैं। जो निचले तबके के लोग हैं, जो ऊपरी तबके के लोग रहते हैं, तो उनको शासन प्रशासन करने का जिम्मेवारी रहता है और उन्हीं पर सारा चीज डिपेंड करता है। जैसे कि मान लीजिए राजपूत है, तो राजपूत अगर हार गए तो उसमें तो पहले तो छोटे लोग लड़ेंगे नहीं, और वो उनका काम था मतलब देखना। जैसे कि अगर युद्ध के मैदान में युद्ध हो रहा है तो उनका पूरी तरह से वहीं पे डिसाइड होता था, जो भी जिंदगी है आगे का वो डिसाइड वहीं पे होता था। तो वो लड़ाई में भाग ले नहीं पाते थे इस जाति व्यवस्था के कारण, क्योंकि समाज ऊंच नीच में बटा था। उनको सैनिक वगैरह में भर्ती का कोई ये था ही नहीं, और रूल वगैरह। और जब भी कोई भी शासक डिफीट हो जाता है वहाँ पे बहुत अत्याचार किया जाता है उन पे जो छोटे लोग होते हैं, चाहे विदेशी आक्रमण जो आते हैं। तो अगर हार जाता है इंडियन शासक तो वहाँ पे सबसे ज्यादा इनको प्रताड़ना वगैरह झेलनी पड़ती है। लाखों लाखों लोगों को कटवाए जाते हैं वहाँ पे, औरतों का वहाँ पे नरसंहार किया जाता है, बहुत सारी चीजें की जाती हैं। तो ये सब वर्ण व्यवस्था थी, तो ये बहुत ही बेकार व्यवस्था थी। और आज भी इसके लिए जो देखेंगे कि सरकार बहुत सारे कदम उठाती है, लेकिन अब कदम एक तरफ उठाती है और दूसरी तरफ बोलती है कि जाति के नाम पे वोट भी दे। तो ये सब चीजें पॉलिटी के पार्ट है, जो कि मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ उसमें। और रचना काल का भी समय पता करने में भी दिक्कत होता है। तो ये जो रचना काल है कि कब रचना हुई है इसकी, तो ये भी निर्धारण करने में बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं इसमें, मतलब कि साहित्य की आलोचना इसमें बताई जा रही है आपकी, कि जो भी साहित्य वगैरह लिखे गए हैं प्राचीन भारत में उनकी आलोचना क्या है, ये धार्मिक साहित्य की, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और कालखंड के निर्धारण में भी समस्याएं हैं कि किस काल का कौन सा बुक है, और तिथि वगैरह में भी बहुत कंट्रडिक्शन है। आप देखेंगे कि बहुत सारे जो राजा हुए हैं, तो बड़े राजा का तो लगभग पता चल जाता है कि टाइम पीरियड क्या है, लेकिन जो छोटे मोटे राजा हुए हैं तो उनका टाइम पीरियड भी हमें सही से पता नहीं चल पाता। बहुत इतिहासकार हैं जो लिखते हैं कि कभी मतलब कि किस सन में उनका हुआ था शासनकाल, कोई इतिहासकार बोलता है कि नहीं दूसरे सन में शासनकाल हुआ था। तो ऐसा आप देख सकते हैं इसमें कि कॉन्ट्रडिक्शन बहुत ज्यादा दिखता है इसमें धार्मिक ग्रंथों में। और विदेशी यात्रियों के विवरण की भी आलोचना हम देख लेते हैं इसमें। तो बहुत सारे जो विदेशी
यात्री हैं, तो उन्होंने भी बहुत सारा बुक लिखा और बुक लिखा तो उससे हमारे इतिहास के बारे में पता चलती है, लेकिन उसकी कुछ आलोचना भी है, तो वो तर्क के साथ हम इसमें देख लेते हैं। तो अधिकांश जो अपने मूल देश पहुंच के फिर रचना की है बुक की, तो अब जो यात्री आए इंडिया में घूमे फिरे, मेगास्थनीज, फायान, हैंसांग, तो बहुत सारे यात्री आए, तो फिर उसमें देखेंगे ये रहे अपने यहाँ पे किसी राजा के दरबार में, और दरबार में रहे तो फिर यहाँ से चले गए तो फिर वहाँ पे जाके अपना बुक की रचना की। अब रचना की तो फिर याददाश्त का भी उसमें मैटर बनता है कि क्या क्या तुम देखे, क्या क्या याद है, क्या क्या नहीं याद है, इन सब चीज़ों को लेके कि क्या लिखे, मतलब याद है कि नहीं, और कैसे भी लिख देते थे, बना के भी लिखा जा सकता है उसमें। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आलोचना की जाती है इसकी, और धार्मिक दृष्टिकोण से भी पढ़िए ये हो सकता है इनका जो बुक होगा तो बौद्ध धर्म से जो शिक्षा लेने आए, तो अगर कोई शासक बौद्धों पे अत्याचार वगैरह करता होगा तो उनके बारे में देखेंगे बहुत सारा बुरा चीजें भी लिखी जा सकती है। तो धार्मिक दृष्टिकोण से ये सब पढ़े थे। और कोई थे जो दूसरे, मान लीजिए कि बौद्ध धर्म क्या शिक्षा लेने आए, लेकिन जो अलग धर्म चल रहा है जैसे ब्राह्मण धर्म चाहे जैन धर्म, तो उनके बारे में गलत सलत लिख दिए क्योंकि वो सुपीरियर दिखाना चाहते थे बौद्ध धर्म को, लेकिन बाकी धर्म जो चल रहे थे तो उनका फिर ये लोग आलोचना उसमें बहुत ज़्यादा कर दिए हैं। तो ये भी इसमें देखने को मिलता है। और जिसके दरबार में वहीं तक समाज आदि को समझना, तो अब मान लीजिए कि बहुत सारे शासक होते थे, जैसे हर्षवर्धन पुष्यभूति का शासनकाल रहता है और हर्षवर्धन के शासनकाल में वैनसंग आता है, तो अब उनका शासनकाल उतने छोटे एरिया में था, तो पूरे भारत का तो वहाँ पे समाज आदि के बारे में नहीं बता सकता, तो वो उन्हीं के समाज आदि के बारे में बताएगा, लेकिन जो इतिहासकार है तो वो पूरे भारत का समाज आदि के बारे में बता देंगे। लेकिन जब पुष्यभूति वंश का देखेंगे तो बहुत सारे दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में बहुत सारे शासक चलते रहते हैं, तो उनका आप एक छोटे से शासक के अधीन रह के पूरे भारत का वहाँ पे इतिहास बताने की उसमें कोशिश की जाती है। तो ये सब इसमें कुछ आलोचना की जाती है धार्मिक ग्रंथ और जो विदेशी यात्री वगैरह आते हैं इसको लेके। तो अब हम देख लेते हैं विज्ञान के बारे में कि आखिर में प्राचीन भारत में विज्ञान हमारी कैसी थी। तो जैसा कि मैंने आपको सब बताया कि प्राचीन भारत में साहित्य वगैरह और उस पर क्या आलोचना हुई है, जो साहित्य थी तो वो मैंने बता दिया, और फिर प्राचीन काल में शिक्षा वगैरह भी मैंने आपको बता दिया, और प्राचीन भारत में अर्थव्यवस्था भी बता दिया और समाज भी बता दिया। तो अब हम देख लेते हैं इसमें कि आखिर में हमारे प्राचीन भारत जो थी तो इसमें जो विज्ञान था वो कैसा था, तो साइंस एंड ये सब जो टेक्नोलॉजी है इसमें हम किस तरह की व्यवस्था रखते थे, तो ये हम जान लेते हैं इसमें। तो पहला हम गणित को देखते हैं। तो गणित में आप देखेंगे कि हड़प्पा से ही आपको पता चलता है गणित में हमेशा से भारत आगे रहा है, गणित वगैरह में जो मैथ होती है। तो इसमें हड़प्पा में ही आप देख सकते हैं कि ईंटों का आकार वगैरह तो वो सब नाप के ही बनाया जाता होगा, तो बिना नापे वगैरह आप नहीं बना सकते थे। तो इन सब से क्या पता चलता है कि गणित वगैरह वो लोग भी जानते थे उतना दिन पहले। और नगर नियोजन, तो ये सब नगर नियोजन आप देखेंगे कि बिल्कुल सीक्वेंस से नगर नियोजन हुई है। एक लाइन में आप देखेंगे कि जैसे आज आप देखेंगे घर बनाई जाती है तो एक लाइन में बिल्कुल इधर घर बन गया, फिर इधर घर बन गया, ऐसे फिर देखेंगे इधर बीच में सड़क वगैरह है तो ऐसे बिल्कुल बनी है। तो ये सब बिल्कुल नाप जोख के बनाई होंगी। इससे आपको क्या पता चलता है कि गणित वगैरह में वो लोग उत्तम थे। और आप वेदों में देखेंगे कि बहुत सारे जो गणित के सूत्र वगैरह हैं ये सब वेदों में देखने को मिलते हैं आपको। शूल सूत्र, आर्यभट्ट, जिन्होंने जो कि प्राचीन भारत के आप देखेंगे महान ज्योतिषज्ञ थे ये, और गणितज्ञ भी थे। ज्योतिष विद्या में इनको अपार मतलब कि बहुत ज्यादा नॉलेज था, और इन्होंने आर्यभट्टियम ग्रंथ की भी रचना की। तो ये सब मैं आपको बताया हूँ पहले कि आर्यभट्टियम ग्रंथ की इन्होंने रचना की है, जिसमें ज्योतिष शास्त्र के अनेक देखेंगे कि सिद्धांत वगैरह बताए गए हैं। और इसी में आप देखेंगे कि अब वैज्ञानिक तो थे ही, इसमें भास्कराचार्य को भी देखेंगे, ब्रह्मगुप्त, ये सब जो लोग थे मतलब एंसेंट इंडिया में, जो कि खगोल शास्त्र गणितज्ञ में बहुत ही अच्छा और बहुत ही महानता का काम किया गया है इनके द्वारा। और सूर्य चंद्रमा का ग्रहण का भी सिद्धांत इन्होंने ही बताया है, और पृथ्वी सूर्य का चक्कर वगैरह लगाती है, ये सब इन्होंने ही बताया था। और दशमलव और शून्य की भी खोज आप देखेंगे कि भारत में ही हुई है और बताई जाती है इनके द्वारा कि आर्यभट्ट द्वारा ही की गई है। सबसे पहले जो पाई का भी मान आप देखेंगे ये सब इन्होंने ही बताया है। तो ये सब कुछ इनसे पता चलता है हमें आर्यभट्ट के सिद्धांत से। और अब देखेंगे जो खगोल शास्त्र है तो इसमें भी हम बहुत आगे थे। खगोल शास्त्र में भी आप देखेंगे कि एंसेंट इंडिया में हमारी स्थिति बहुत अच्छा थी। ग्रहों के बारे में आप देखेंगे हम जानते थे, देवताओं एवं मंत्र वगैरह भी बहुत ज्यादा हम लोग जानते थे उसमें। वैदिक ज्योतिष, आर्यभट्ट जो पृथ्वी का अपने धुरी पे घूमना, तो रोटेशन रेगुलेशन, दो पृथ्वी की गतियां होती है, एक तो सूर्य की तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है और एक अपने अक्ष पे भी घूमते रहती है। तो वो सब चीजें इन्होंने पहले ही उतना टाइम पहले अब बता दिया था, ये माना जाता है। देवताओं वगैरह के बारे में, मंत्र वगैरह के बारे में हर एक चीज इसमें
हम आगे थे इन सब चीज़ों में। और चिकित्सा में देख लेते हैं थोड़ा सा, तो अथर्ववेद और जो आयुर्वेद है तो इसमें उल्लेख किया गया है चिकित्सा के बारे में। और चरक एवं जो सुश्रुत संहिता है इसकी रचना हुई है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये देखेंगे तो इसमें चिकित्सा से लेके शल्य चिकित्सा, ये सब जो ऑपरेशन वगैरह आप इस टाइम में आप देखेंगे तो उस टाइम भी ऑपरेशन वगैरह की बात की गई है, उसमें कैसे ऑपरेशन वगैरह होते थे ये सब उस टाइम भी बताया गया है। तो इस सब में भी हम आगे थे। और तीसरा आप देखेंगे कि रसायन में हड़प्पा काल में धातुओं का ज्ञान था एवं मोम विधि से जो मूर्ति वगैरह बनाई जाती थी तो उसमें मोम तकनीक का उपयोग किया जाता था। पहले मिट्टी का लेप डाल के उस पे क्या किया जाता था, भीतर मोम को भर दिया जाता और फिर उसके बाद मिट्टी को हटा दिया जाता था तो वो मोम की मूर्ति बन जाती थी उसमें। और फिर मोम के ऊपर भी चाहे तो आप लेप वगैरह लगा के कोई एक स्ट्रक्चर बना दिए और नीचे से मोम को गला दिए, तो वो सब व्यवस्था उस टाइम थी, हड़प्पा काल से ही आप देखते आ रहे हैं। और महरौली लौह स्तंभ आप देखेंगे, लौह स्तंभ जो महरौली का है जिसमें कि तो ये देखेंगे कि आप जो ये लौह स्तंभ है तो दिल्ली के कुतुब मीनार के पास ही स्थित है। तो इसमें आप देखेंगे कि अभी तक जंग नहीं लग पाया है, लोहे का मात्र ये। और इसको माना जाता है ये गुप्त काल के जो शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय, तो इनके द्वारा बनाया गया है ये माना जाता है यहाँ। और अब इतिहासकार द्वारा ये भी माना जाता है कि अशोक ने बनवाया था, अपने दादा जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके याद में ये बनवाते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे समझ सकते हैं ये चीजें आप। और ये आप देखेंगे 1600 मतलब ज्यादा साल से खड़ा हुआ है लेकिन अभी तक इसमें जंग वगैरह नहीं लगी है। तो इन सब मतलब रासायनिक में क्या होता है, दो चीजों को मिला के उसमें तीसरी चीजें बनाई जाती हैं, तो यही सब होता है रसायन विज्ञान में। तो हड़प्पा में जो मोम विधि से, तो अब रसायन विज्ञान में मतलब मेनली आप देखेंगे रिएक्शन कराया जाता है, जो भी अभिक्रियाएं होती हैं तो उससे बहुत तरह की चीजें फिर बनाई जाती हैं, तो वो हमें पता चलता है यहाँ से। तो ये सब चीजें थी प्राचीन भारत में। तो प्राचीन भारत में आपने देख लिया, विज्ञान के बारे में मैंने आपको बता दिया, प्राचीन भारत में साहित्य के बारे में बता दिया, और प्राचीन भारत में आप देखेंगे कि शिक्षा वगैरह भी हमने देख लिया, अर्थव्यवस्था देख लिया, और इसी में हमने देख लिया कि समाज कैसी थी। तो ये ओवरऑल पिक्चर था जो कि एंशिएंट इंडिया थी। तो ये पूरा जो हमारा प्राचीन भारत है उसकी विशेषता में आप लिख सकते हैं इसको। तो ये इतना चीज यहाँ पे आपको कंप्लीट हो गया और ये एंशिएंट इंडिया पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो राजपूत वगैरह भी मैंने इसी में कंप्लीट कर दिया, जो कि अर्ली मीडिएबल फेज में पढ़ाया जाता है। जो अर्ली मीडिएबल हिस्ट्री आप देखेंगे तो उसमें 700 से 1200 तक का पढ़ाया जाता है, लेकिन मैंने इसी में आपको कंप्लीट कर दिया है। और जो मीडिएबल है तो फिर मैंने अरब आक्रमण जो होते हैं वहां से मैं आपको बता रहा हूँ। तो अरब आक्रमण के बाद फिर हमने तुर्कों का आक्रमण देखा था, गोरी वगैरह कैसे दिल्ली सल्तनत की स्थापना वगैरह होती है, तो वो सब चीज वहाँ पे चल रही है। तो वो आप लोग कृपया इसको सीक्वेंस से देखते हैं तभी जाकर ओवरऑल पिक्चर आप लोगों को इसमें बनेगा। तो ये टॉपिक यहीं पे पूरा कंप्लीट होता है और ये एंशिएंट इंडिया हमारा समाप्त होता है। और सब जो चीजें चल रही हैं तो उसका आप लोग फायदा उठा सकते हैं वहाँ पे देख के। तो मैं बता दूं कि ये नोट्स लेने के लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक डाला होगा, वहां से जाके आप ये नोट्स ले सकते हैं। और इस नोट्स के बाद आपको बस बार बार रिवीजन करना है और 1-2 बार आपको वीडियो देखना है ताकि याद रह जाए। और फिर कुछ दिन पे जैसे 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, तो उसके बाद एक बार वीडियो देख लिया और फिर रिवीजन आपको कंटिन्यू रखना है। तो कुछ दिनों में आप देखेंगे कि 4 से 5 महीने, जो भी 6 महीने, उसमें आपको पूरी चीजें याद हो जाएंगी। तो वैसे ही करना है और ये स्ट्रेटेजी अपना के देखिए, आपका जो भी टॉपिक कंप्लीट होगा पूरी तरह से होगा। तो मैंने इसमें एक भी एस्पेक्ट को छोड़ा नहीं है, जितने एस्पेक्ट होते हैं वो कवर हो गया। अब इससे ज्यादा कहीं नहीं मिलेगा और आपको लेने की भी जरूरत नहीं है। कुछ चीजें अगर 1-2 पॉइंट रहती हैं तो उसको आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। कोई भी एग्जाम में 100 में 100 नहीं नंबर करने होते हैं। 100 में लोग मेनली 70-80 पे देखते हैं, आप आ जाता है रिजल्ट। तो नहीं आपको पढ़ना है और स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ना है, ज्यादा पढ़ने से भी कोई फायदा है नहीं इसमें। तो ओके गाइस, थैंक यू। और आप लोग अब जो अगला बाकी सब सीरीज चल रही है तो वो आप लोग देखने का उसमें कोशिश करें। ओके गाइस, थैंक यू।